नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ा था, जो राजस्थान की मृदाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। जेट की अगली सीरीज में अपन स्टडी करेंगे जो अपनी मृदा अभिक्रिया है, जिसको अपन साधारण भाषा में मृदा पीएच बोलते हैं या पीएच बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले अपनी बात करेंगे अपने मृदा अभिक्रिया की। क्या होती है मृदा अभिक्रिया और मृदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसको अपन मृदा अभिक्रिया बोलेंगे। तो मृदा अभिक्रिया की अपन बात करें तो मृदा अभिक्रिया को साधारण भाषा में मृदा पीएच भी कहा जाता है या फिर पीएच भी कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी कह लो, मृदा पीएच बोल लो, पीएच बोल लो या फिर मृदा अभिक्रिया बोल लो, कुछ ही बोल लो, सबका मतलब एक ही होता। सबसे पहले अपन जानेंगे कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है। देखो, मृदा अभिक्रिया एक संबंध बताती है किसके बीच में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। H प्लस आयन को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये क्या बताती है मृदा अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच का ऐसा संबंध बताती है जो ये निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय है या फिर क्षारीय। क्या है, मृदा अम्लीय है या फिर मृदा क्षारीय। इसका निर्धारण कौन करता है, H प्लस आयन और OH माइनस। साधारण भाषा में अपने को ध्यान है, जहां पे हाइड्रोजन आयन की प्रधानता होती है अम्लीय मृदा होती है, और जहां पे हाइड्रोक्सिल आयन की प्रधानता होती है वो क्षारीय मृदा होती है। और इन दोनों की जो सांद्रता के आधार पर अपन ये निर्धारित करते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो अम्लीय और हाइड्रोक्सिल की ज्यादा है तो क्षारीय। तो इन दोनों के बीच का संबंध ही तो ये निर्धारित कर रहा है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय, और इन दोनों के संबंध को अपन क्या बोलते हैं, मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य जो संबंध है उसके बारे में बताती है, और ये संबंध मृदा के अम्लता और क्षारीयता का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, मृदा के अम्लता का और क्षारीयता का। अब देखो, साधारण भाषा में पीएच के बारे में कैसे अपन समझेंगे। देखो, पीएच की बात करते हैं तो सबसे मुख्य जो चीज है अपने पास में जल आता है H2O। H2O किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। कौन टूटता है, H2O। H2O क्या है, जल। किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। आपने पढ़ा होगा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। उस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में आपने पढ़ा था उत्पाद अपॉन अभिकारक इक्वल टू स्थिरांक। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता डिवाइड बाय H2O की सांद्रता इक्वल टू के एक स्थिरांक होता है। और इसी को जब आगे अपन सोल्व करते हैं तो पीएच का मान आता है। अब पीएच के मान के लिए अपने पास में आपने पढ़ा होगा, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही अपन क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो ये जो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। यहां पे देखो बड़ा ब्रैकेट का मतलब हो गया सांद्रता। एलओजी लिखा है, इसको बोलते हैं लॉग, और हिंदी में बोला जाता है इसको क्या, लघुगणक या लघु गुणक भी बोलते हैं। और यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है तो ऋण, नेगेटिव को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो देखो इन सबको करो, यहां पे है H प्लस है, H प्लस लगा हुआ है। किसी भी चीज के ऊपर जब प्लस और माइनस का सिंबल लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं आयन। तो अब देखो इन सबको जोड़ो, हाइड्रोजन प्लस माइनस लगा हुआ तो आयन, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट लगा हुआ तो सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। साधारण भाषा में पीएच किसको कहेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को
पीएच कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं पीएच के मान की। तो देखो पीएच का जो मान होता है, तो पीएच का मान कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। क्यों होता है 0 से 14 तक? देखो पीएच को अपन ने कहां से ज्ञात किया, H2O से, जल से ज्ञात किया। जो जल टूटता है, H2O का मतलब क्या होता है, जल, और जल का टूटना क्या कहलाएगा, विघटन। क्या कहलाएगा, विघटन। तो जल का जो विघटन स्थिरांक है वो कितना होता है, 10⁻⁻14। जल का विघटन स्थिरांक कितना होता है, 10⁻⁻14। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको पीएच ज्ञात करना है, जितनी माइनस में पावर लगी हुई है उतना ही मृदा का क्या होगा, पीएच। 10⁻14 है तो पीएच हो गया 14, 10⁻6 है तो पीएच हो गया 6। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे जल का विघटन स्थिरांक कितना होता है, अधिकतम विघटन स्थिरांक कितना हो सकता है, 10⁻⁻14। तो पीएच 14 तक जा सकता है। जितनी पावर होगी उतना क्या होगा, पीएच होगा। अब पीएच के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं, पीएच कैसे याद करते हैं। तो देखो साधारण भाषा में अपन ने बात कर ली पीएच की। अब देखो पीएच की सबसे पहले जो खोज थी वो किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। और सोरेनसन ने कब की थी, 1909 में। वैसे तो अपन पीएच के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी और ले रहे। पीएच की खोज सोरेनसन ने 1909 में की थी, और पीएफ की खोज स्कॉफिल्ड ने, पीएफ की खोज किसने की थी, स्कॉफिल्ड ने की थी। कब की थी, 1935 में की थी। पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने 1909 में। अब देखो पीएच क्या होता है, H2O टूटता है किसमें, H+ और OH-। अपन ने बात की कि जल का अधिकतम विघटन स्थिरांक 10⁻⁻14 हो सकता है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग 10⁻14 होगा। अपन ने माना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻7 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी 10⁻7 है। जितनी पावर होगी उतना ही क्या होगा, पीएच। तो पीएच क्या हो गया, 7 हो गया, पीओएच भी आपका क्या हो गया, 7 हो गया। ऐसे अगर अपन ने बात की आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻8 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻6। 8 + 6 कितना होगा, 14। यानी टोटल कितना होना है, 14। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये कम होता चला जाएगा। तो पीएच कितना हो गया यहाँ पे 8, और पीओएच कितना हो गया यहाँ पे 6। आप अगर इसको ना भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पीएच निकाल लिया। आपको पता है अधिकतम 14 होता है, 14 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 6 आएंगे, ठीक है। ऐसे 14 में 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएंगे, तो दोनों में से कोई एक भी निकाल लो। अगर आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻³ है, तो पीएच कितना हो गया, 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सांद्रता है, इस सांद्रता का ही सब खेल है, सांद्रता के ऊपर क्या होता है, ये निर्भर करता है। अब 10 की पावर जितनी पावर माइनस में उतना ही क्या होगा, पीएच। तो पीओएच कितना हो गया, 14 - 3, तो कितना हो गया 11। या फिर दूसरे तरीके से अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, 10⁻³ है तो 10⁻11, तो यहाँ पे पीओएच क्या हो गया, 11। यानी पीएच बढ़ेगा तो पीओएच कम होगा, पीओएच बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, यानी एक दूसरे पे ये निर्भर करते हैं। अधिकतम कितना हो सकता है, 10⁻14। इसी वजह से पीएच का अधिकतम मान 0 to 14 तक जा सकता है, यही इसका मान होता है। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं पीएच के बारे में, तो देखो पीएच के जो प्रभाव है, या फिर अपन बात करते हैं मृदा में पीएच का महत्व है। तो मृदा के अंदर पीएच का बहुत महत्व होता है। क्या क्या कारण है, या क्या क्या ऐसे अपन बात कर सकते हैं चीजें हैं जिन पर मृदा के अंदर पीएच का प्रभाव पड़ता है। तो देखो पीएच के जो मृदा के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं या जिनके लिए आवश्यक होता है, वो मुख्य रूप से अपन 5 कारण ऐसे पढ़ेंगे जिनके लिए मृदा में पीएच का महत्व होता है। सबसे पहला और मुख्य कारण होता है पोषक तत्व की उपलब्धता। किसकी, पोषक तत्व की उपलब्धता। ये अपन ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली थी, इसके बारे में दोबारा से डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं। देखो हर एक पोषक तत्व अलग अलग पीएच पर उपलब्ध होता है। कुछ अम्लीय पीएच पर अधिक उपलब्ध होते हैं, कुछ क्षारीय पर, कुछ उदासीन पर। साधारण भाषा में अपन ने देखा था कि जो कम मात्रा में चाहिए सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर अधिक मिलते हैं, वृहत क्षारीय पीएच पर अधिक मिलते हैं, और मोलिब्डेनम भी क्षारीय पीएच पर अधिक मिलता है। बोरोन और फास्फोरस उदासीन पीएच पर मिलता है। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। आपको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मृदा पीएच के नाम से एक और वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जाकर देखना। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा देखो, दूसरा प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म जीवों पर।
देखो, मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इनमें से कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भी जो अपन बात कर सकते हैं क्रियाशीलता की, वो क्रियाशीलता सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता होती है वो भी पीएच के द्वारा प्रभावित होती है। अधिक और कम पीएच क्या करता है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है उनको प्रभावित कैसे करेगा। देखो, अगर अपन बात करते हैं जैसे फंगी है, या अपन बात करते हैं आपके बैक्टीरिया जीवाणु है, जीवाणु उदासीन पीएच पर अधिक क्रियाशील होते हैं। अगर उनको अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय में छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तीसरा अपन बात करते हैं जो प्रभाव पड़ता है वो होता है पौधों पर प्रभाव। देखो, पौधों पर जो प्रभाव पड़ता है वो जड़ों के द्वारा पड़ता है। पौधे की जड़ें होती है वो मृदा में रहती है, और जो पीएच होता है इन जड़ों की पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने के साथ साथ और भी बहुत सी क्रिया को प्रभावित करता है, जिससे क्या होती है पौधे की वृद्धि और विकास पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखो, ये तीनों अपन बात करते हैं सीधे या फिर अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से पौधे की वृद्धि पर ही प्रभाव डाल रहे हैं। पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो भी पौधे की वृद्धि कम होगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ेगा तो भी क्या होगी, पौधे की वृद्धि कम होगी। और पौधों पर अगर सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो भी क्या होगा, पौधों की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन अपने मुख्य जो पौधों की अपन बात करते हैं पौधों की क्रियाशीलता या फिर अपन बात करें पौधों की उत्पादन क्षमता पर क्या होते हैं, प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो जो मृदा का जो पीएच होता है, ये पीएच क्या करता है, एक ऐसा प्रभाव भी अपन बात कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे अपन फोर्थ बात करते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी तो दूसरे की उपलब्धता कम हो जाएगी। जैसे अपन बात करें फॉस्फोरस की अगर उपलब्धता बढ़ जाती है तो जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। यानी ये क्या होता है, पौधों के अंदर या फिर अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता को, ऐसा नहीं है कि सीधा पीएच ही प्रभावित करता है। पीएच एक पोषक तत्व को प्रभावित करेगा, दूसरा पोषक तत्व अपने आप प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो ये मृदा की जो दशा है, भौतिक दशा है, या फिर मृदा की जो दशाएं होती है उन दशाओं को भी प्रभावित करता है। देखो, पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सोडियम आयन की अधिकता होगी। अपन ने बात की है सोडियम आयन की अधिकता होगी। सोडियम आयन की अधिकता के कारण आपने ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन का क्रम पढ़ा होगा। ऊर्णी पिंडन के लिए जिम्मेदार होता है, देखो ऊर्णी पिंडन का क्रम बात करें तो कैल्शियम होता है, इसके अलावा इससे अगर ज्यादा है तो एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होता है, फिर होता है पोटेशियम और फिर होता है सोडियम। यानी सबसे कम क्या होता है, सोडियम ऊर्णी पिंडन यानी गुच्छा बनने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब तक ऊर्णी पिंडन नहीं होगा मृदा संरचना का निर्माण नहीं होगा। तो अगर सोडियम युक्त मृदा है, क्षारीय मृदा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ऊर्णी पिंडन नहीं होगा, और ऊर्णी पिंडन नहीं होगा तो मृदा संरचना अच्छी नहीं बनेगी। और मृदा संरचना मृदा की एक भौतिक दशा है, तो यहाँ पे मृदा की भौतिक दशाओं पर भी क्या होते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। ये मुख्य ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, मृदा पीएच के महत्व को बताते हैं कि किस लिए मृदा पीएच इतना महत्वपूर्ण है पौधे की वृद्धि और विकास की दृष्टि से। अब देखो, मृदा की भौतिक दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो सीधी सी बात है पोषक तत्वों की उपलब्धता और बहुत सी चीजों पर मृदा के अंदर क्या होगा, पौधों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और पौधों की वृद्धि और विकास क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं, तो मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो कारक के अंदर बहुत सारे कारक हैं। अपन कुछ मुख्य मुख्य कारण लेंगे। देखो, सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं कारक लेते हैं तो अपने उर्वरक होते हैं। देखो, उर्वरक अपन अगर बात करें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करते हैं तो नाइट्रोजन युक्त में दो प्रकार के उर्वरक होते हैं, एक होते हैं नाइट्रेट युक्त और दूसरे होते हैं अमोनिकल युक्त या NH4 कर। देखो, ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा अमोनिकल उर्वरक हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। ऐसे ही नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। नाइट्रेट युक्त उर्वरक हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं तो ये मृदा में क्या होगा, क्षारीयता को बढ़ाएंगे। अमोनिकल उर्वरक हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो ये अम्लता को बढ़ाते हैं। इनके बारे में डिटेल में अपन अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में पढ़ेंगे। आज इनके बारे में अपन छोटा छोटा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अम्लीय क्षारीय मृदा में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे ये अम्लीय बनती है, कैसे क्षारीय बनती है।
बस ध्यान इतना सा रखना है कि जो उर्वरक प्रयोग में ला रहे हैं, अगर वो उर्वरक क्षारीय प्रकृति का है तो मृदा भी क्षारीय हो जाएगी, अगर वो अम्लीय प्रकृति का है तो मृदा भी अम्लीय हो जाएगी। दूसरा कारण अपन बात करते हैं पैतृक पदार्थ। देखो, जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मृदा होगी। अगर आपका पैतृक पदार्थ ग्रेनाइट है तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय। अगर आपका पैतृक पदार्थ बेसाल्ट है तो आपकी मृदा कैसी होगी? क्षारीय। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अम्लीय मृदा की बात कर रहे हो या क्षारीय मृदा का निर्माण कर रहे हो। ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर निर्भर करेगी? आपके पैतृक पदार्थ के ऊपर। इसके अलावा तीसरा कारक बात करें तो मूल वनस्पति। देखो, वनस्पति जैसी होगी, पौधे जैसे लगाएंगे आप, वैसे ही मृदा का निर्माण होगा। अगर वनस्पति क्या आपकी अम्लीय प्रकृति की है तो आपकी मृदा भी अम्लीय बन जाएगी। वनस्पति अगर क्षारीय प्रकृति की है तो आपकी मृदा भी। सामान्यतः वनस्पति अम्लीय प्रभाव छोड़ती है तो आपकी मृदा भी कैसी हो जाएगी? अम्लीय मृदा बन जाएगी। तो ये आपके कारण हो गए। इसके अलावा अगर और कारणों की बात करें तो वातावरण एक कारक हो सकता है। अब देखो, वातावरण में अगर आपके वातावरण कैसा है, शुष्क वातावरण है या फिर आर्द्र वातावरण है। शुष्क वातावरण में क्या होता है, जो अपन बात करते हैं तो वहां पे सूक्ष्म वातावरण में जल की कमी होती है, और इसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे अम्लीय क्षारीय मृदाओं में कि जल की कमी से कैसे क्षारीय मृदाएं बनती है। तो शुष्क वातावरण में कैसी बनती है? क्षारीय। आर्द्र वातावरण में अम्लीय। कैसी बनती है ये अपन अम्लीय क्षारीय मृदाओं में डिटेल से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर अपन इनको पढ़ेंगे, फिर भी अपने को वहां से दोबारा तो पढ़ना है इनको, तो अपन वहीं पे पढ़ेंगे। वातावरण का भी एक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैविक पदार्थ। देखो, जब भी जैविक पदार्थ का क्या होता है, अपघटन होता है, तो अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। वैसे निर्माण किसका होता है? CO2 प्लस H2O, दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं? H2CO3, जिसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं जैविक पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप आपकी मृदा हल्की अम्लीय प्रकृति की हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो मृदा अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ अम्लीय के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अपन अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में पढ़ेंगे, जो इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो मृदा का पीएच या मृदा अभिक्रिया है उसमें परिवर्तन आता है। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखेंगे। बाकी जो आपकी अम्लीय और क्षारीय मृदा रहेगी वो इसके बाद में रहेगी, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो कल के लेक्चर में अपन अम्लीय मृदा रखेंगे, उसके आगे वाले लेक्चर में अपन क्षारीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।